कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। आज हम विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। चलते हैं विमाओं के अनुप्रयोग में क्या कुछ करना है हमें। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो आता है वो किसी भौतिक राशि की दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना, मतलब किसी और पद्धति में मात्रक को ज्ञात करना। जैसे एमकेएस पद्धति में जो उदाहरण दे रखा हमने वो कार्य का मात्रक लिया गया है, जूल होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। तो इन पद्धतियों का हमें कैसे रूपांतरण होना है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति की और फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति में। तो पहले एमकेएस पद्धति ले लेते हैं। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो किलोग्राम में नापते हैं, और जो दूरी है, दूरी को इसमें मीटर में नापते हैं, और जो समय है, समय को जो है वो सेकंड में नापते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारा सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस भी आपको पढ़ा हुआ है। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में जो दूरी है वो सेंटीमीटर में नापी जाएगी, और जो द्रव्यमान है ये ग्राम में नापा जाएगा, और समय तो हमेशा वही रहता है, सेकंड में ही नापा जाता है। अधिकतर पद्धतियों में सेकंड में है ये। अब जो बात आती है कि हम मात्रक तो बदल रहे हैं, लेकिन हमें विमाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक विमाएं नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कार्य में निकालते हैं, कार्य की विमाएं क्या होती हैं। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो पहले हम बल की विमा निकाल लेते हैं। तो बल की विमा आप निकालने के लिए सूत्र आपको पता ही है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बल का सूत्र आपको लिखवा रखा मैंने पहले ही। द्रव्यमान की विमा जो होती है, विमाएं सारे बॉक्स में लिखनी है, ध्यान रखना बड़े ब्रैकेट में। और त्वरण की विमा जो होती है वो LT-2 होती है। तो कुल मिलाकर के जो विमा आ जाएगी वो MLT-2 हो जाएगी। ये विमा आपको दिखाई दे रही, जो कि यहां लिखी हुई दिखाई दे रही है, बल की विमा। और विस्थापन L होता है। तो कुल मिलाकर के जो विमा हुई वो कितनी हो गई, ML2T-2। अब इसमें सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में क्या हुआ, ये जो मात्रक होता है M, चूंकि ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान ग्राम में नापा जाएगा तो ग्राम हो गया, और ये मीटर का स्क्वायर, मतलब ये दूरी है, दूरी इसमें सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो गया। और ऐसे सेकंड T-2 है तो प्रति में आ जाएगा, और ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये मात्रक जो सीजीएस में हुआ, सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक आएगा किसका, कार्य का, वो आ गया ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। इसको हम अर्ग के नाम से जानते हैं, अर्ग बोला जाता है कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में, तो एक अर्ग हो जाता है इसका। अब चलते हैं इसी बात को लेकर के हम एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में क्या होता है अभी बताया मैंने। एमकेएस पद्धति में देखो, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान की जगह हम किलोग्राम लिख देंगे, हम किलोग्राम हो गया ये। तो किलोग्राम इसका आ गया, और ये दूरी है, दूरी मीटर में होगी तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में चूंकि माइनस पावर है तो ये सेकंड का भी वर्ग हो जाएगा, लेकिन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको हम जूल कहते हैं, कार्य के मात्रक को एमकेएस सिस्टम में जूल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एमकेएस से सीजीएस पद्धति में बदल सकते हैं, या सीजीएस से एमकेएस पद्धति में इसको बदल सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इन सभी को लेकर के, कि जो ये तो हमने अभी बताया कार्य का मात्रक। अगर हम लेते हैं बल, ले लेते हैं, चलिए बल की ही बात कर लेते हैं। बल जो होता है वास्तव में क्या होता है, द्रव्यमान और गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की जो विमा थी वो m थी, और त्वरण की जो विमा थी वो LT-2 थी। तो कुल मिलाकर के ये जो विमा आ गई वो ML
T-2 हो गई। ये आपकी विमा आ गई बल की। अब बल की बात करते हैं एमकेएस में। तो एमकेएस ध्यान देना है कि एमकेएस में क्या होता है। जो एमकेएस में द्रव्यमान है ये किलोग्राम में नापा जाता है, और जो दूरी है वो मीटर में नापी जाती है, और समय जो है वो सेकंड में नापते हैं। इस दशा में क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा, बल का मात्रक किस में ले रहे हैं हम, एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, यहां एम क्या हुआ, ये मास के लिए हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये किलोग्राम हो जाएगा, तो ये किलोग्राम हो गया। ये दूरी हो गई तो मीटर हो जाएगा, और ये प्रति सेकंड स्क्वायर, ये -2 है पावर, तो प्रति में आएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो बोला जाता है बल का मात्रक, ये न्यूटन साहब ने दिया था, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका जो है न्यूटन रखा गया इसका मात्रक, ठीक है, या जो है इसका न्यूटन एक अकेला नाम दे दिया गया, और इस तरह से इसको याद करने में आसानी हो गई। अब बल का मात्रक फिर से ले रहे हैं हम, बल का मात्रक किस में लेंगे अब हम, सीजीएस पद्धति में। अब लेना है हमें सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा, इसका मात्रक आपको अच्छी तरह से पता है, द्रव्यमान है तो ये तो ग्राम में नापते हैं, तो ग्राम हो जाएगा। दूसरा दूरी है, दूरी हम सेंटीमीटर में नापते हैं, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये बटे में जाएगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपका बल का मात्रक किसमें हो गया, सीजीएस पद्धति में हो गया। अब इस दशा में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में होने के बाद क्या होगा, इसका जो मात्रक जो है, नया मात्रक दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, डाइन। डाइन होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक, किसका, बल का मात्रक। तो ध्यान रखना, बल का एमकेएस में न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे नियम पे चलते हैं हम। दूसरा नियम क्या है हमारा, यह है दूसरा उपयोग, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, मतलब एक पद्धति से हम दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं उनके मान को, परिमाण को। कैसे, ये P बराबर NU दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, P1 का जो मान लिखेंगे वो N1U1 हो जाएगा। N1 तो उसका आंकिक मान है और U1 उसका विमीय सूत्र है। और ऐसे ही अगर हम जब P2 को लेंगे तो ये हो जाएगा N2U2। लेकिन विमीय संतुलन में P1 और P2 दोनों बराबर होते हैं, यानी ये N1U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2U2 हो जाएगा। तो N2 का अगर मान निकालना है तो N1 इंटू क्या होगा, U1 बटे U2 हो जाएगा। तो U1 U2 जो है विमाएं होंगी, और विमाओं के रूप में हम इसके मान को फिर रख करके हल करेंगे। चलो देखते हैं इसको, यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसको कैसे बताया गया ये आपको देखना है। भौतिक राशि का परिमाण P मान लिया, NU नियत होता है। यदि किसी भौतिक राशि X का विमीय सूत्र M की पावर A हो गया, L की पावर B हो गया, और T की पावर अगर C है। भौतिक राशि के मात्रक दो पद्धतियों में ले रहे हैं। पहली पद्धति में है M1 है, L1 है, T1 है, इसकी पावर ABC रहेंगी जो कि तो। ऐसे ही दूसरी पद्धति में M2 L2 T2 हो जाएगा, इसकी पावर वही ABC रहेंगे क्योंकि इसका विमीय सूत्र था। अब N1 जो है पहली पद्धति में मान रखा है इसका, तथा N2 को दूसरी पद्धति में मान लिया गया, इनके आंकिक मान लिए गए। तो फॉर्मूला मैंने जैसे बताया था, P1 बराबर P2 यानी N1U1 बराबर N2U2। U1 और U2 जो है इसके विमीय सूत्र हैं उन पद्धतियों में। विमीय सूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन मात्रक उनके अलग अलग बदल जाएंगे। तो N1 का मान निकालने के लिए जो है इनमें दोनों के मान धर दिए जाते हैं। मान धरने के बाद N2 का मान निकालते N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। U1 के मान रख करके इनको अलग अलग कर दिया जाएगा, और इस सूत्र की सहायता से हम मान निकाल लेते हैं। तो मोस्टली ये सूत्र इस्तेमाल में आएगा, सूत्र आप लोगों को याद रखना है। ये सूत्र बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान रखना आप लोग अच्छी तरह से। चलिए, इसमें बताया गया है कि कहां पर क्या हो रहा है, ये दिया हुआ है। जहां M1 L1 तथा T1 प्रथम जो है ज्ञात पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रक है, तथा M2 L2 तथा T2 द्वितीय अज्ञात पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रक हैं। अतः
दोनों पद्धतियों में मूल मात्रकों के मान ज्ञात होने पर तथा प्रथम पद्धति में आंकिक मान ज्ञात होने पर अन्य पद्धति में आंकिक मान को ज्ञात किया जा सकता है। ये सामने एक उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको, इस उदाहरण की सहायता से हम कर सकते हैं। चलिए, एक न्यूटन को हम डाइन में बदलेंगे। ये एक न्यूटन दिया हुआ है, इसको हमें डाइन के अंदर बदलना है। कैसे बदलते हैं? न्यूटन आपको पता है बल का मात्रक होता है। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? mL/t-2 होता है। तो ये बल का विमीय सूत्र है, ये माइनस है। अब ये विमीय सूत्र इसमें दे दिया गया है, SI मात्रक कह लो इसको, या M के सिस्टम में इसको कह लीजिए। अब इसका जो मात्रक डाइन में बदलना है, तो ध्यान रखना न्यूटन जो है ये M के सिस्टम में है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम में है। तो ये MKS पद्धति में जो बल का मात्रक है, बल काहे में नापते हैं? बल नापते हैं न्यूटन में। और जो CGS पद्धति है इसमें जो बल नापते हैं वो डाइन में नापते हैं। तो सीधी सी बात है, MKS को CGS में। MKS का जो आज का मॉडर्न जो है पद्धति का नाम SI इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो चलते हैं, देखते हैं इसको हम मान को कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये SI मात्रक लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो न्यूटन का तो इसमें मान जो है आपका दिया हुआ है, सिर्फ डाइन में बदलना है हमें। अब कैसे क्या होगा वो देख लेते हैं। बल का जो विमीय सूत्र मैंने बताया था वो क्या ले लिया था हमने? बल का लिया था mL/t-2। अब इसमें U1 का जो मान आएगा वो यही हो जाएगा। पहले M1 ले लेंगे, फिर L1 ले लेंगे और T1 ले लेंगे, पावर -1 ले लेंगे। तो M1 काहे में होगा? M1 मीटर में, और L1 सॉरी ये M1 मीटर में नहीं है, ये M1 जो है वो किलोग्राम में है, और L1 जो है वो मीटर में है, और T1 जो है वो सेकंड में है। तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही U2 का मान हम निकालेंगे। तो U2 में क्या हो जाएगा? U2 बराबर हो जाएगा mL/t-2 तो रखेंगे ही, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। तो M2 जो है ये द्रव्यमान है, ये काहे में होगा? ग्राम में होगा। ये ध्यान रखना कौन सी पद्धति है? ये CGS पद्धति है। अब क्या हो जाएगा? M2 ग्राम में हो गया और L2 जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और T2 आपको पता ही है ये सेकंड में होगा। तो ये सारे मान हमें रखने पड़ेंगे, यही यहां पे सब लिखे जाएंगे। तो इसमें जो वास्तव में मान होगा उसको मैं करके दिखा रहा हूं किस तरीके से अब शुरू करना है हमें। अब जो मान मैंने बताया था ये कि P1 संतुल्य में क्या होगा? P1 = P2। P1 का मान था N1U1 बराबर N2U2। तो N2 का मान निकालना था। N2 का मान हो जाएगा N1U1/U2। तो N1 का मान तो 1 दिया हुआ है, 1 न्यूटन। N1 का जो मान दिया हुआ है वो 1 न्यूटन दिया हुआ है। तो आपको ये N1 का मान 1 न्यूटन पता होना चाहिए। आंकिक मान मिल गया और N2 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए, N2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मान रखने चालू करेंगे। तो ये N1U1 का मान आपको मैंने बताया था, इसमें हो जाएगा mL/t-2 था, तो सब पे ये पावर -2 हो गई, लेकिन M में 1 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा mL/t-2, लेकिन M में 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। इस तरह से करके ये दोनों भी मान हमने रख दी। अब इसमें क्या करना है कि ये N1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन M1 और M2 अलग कर लेने, M1/M2 कर लेंगे इसको। और फिर इसके बाद ऐसे ही L1/L2 हो जाएगा, और ऐसे ही ये T1/T2 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये -2 हो जाएगी। यही सारी चीजें जो यहां लिखी है वो यहां लिख करके दिखाई गई है, आपके सामने दिखाई दे रही होगी सबको स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहां आ जाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? इस M1 का मान आपको पता है किलोग्राम में दिया हुआ है, L1 का मान मीटर में है, T1 का मान सेकंड में है, लेकिन यहाँ M2 का मान ग्राम में है, इस L2 का मान सेंटीमीटर में है, T2 का मान सेकंड में है। ये सारे मान धर दिए हमने, और धरने के बाद क्या होगा? इस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो 10⁻³ यानी 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ग्राम नीचे वाला ऐसे रहेगा। ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे
तो 100 सेंटीमीटर या 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये तो सेकंड इसमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएंगे, सेंटीमीटर कट जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 10 की घात 3 ये बची और 10 की घात 2 ये बची। तो कुल मिलाकर के ये कितना बचा, यहां पे 10 की घात 3 और गुणा 10 की घात 2 बच गए। ये कितना बन जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। तो यहां पर 10 की घात 5 आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहां पर 1 न्यूटन, ये 10 की घात 5 आ गया, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10 की घात 5 डाइन हो गया। एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूं, 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10 की घात 5 डाइन हो गया। तो इस तरह से हम एक उसको बदल सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क तो आप लोग जरूर करके दिखाओगे मुझे। होमवर्क क्या है, आपको पता है कि कार्य का मात्रक जो होता है, कार्य जो होता है वो एम के एस में क्या होता है, जूल होता है। आपको पक्का पता है जूल, अभी ऊपर बताया मैंने। और सीजीएस पद्धति में इसका क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल को अर्ग में बदलोगे, ठीक है, जूल को, यानी 1 जूल को किस में बदलना है, अर्ग में बदलना है। ये होमवर्क कभी कभी दिया जाता है, इसलिए होमवर्क को तो आप लोग जरूर करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताने का भी प्रयास करूंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी हिंट्स भी दे रहा हूं मैं, कैसे कैसे काम करोगे उसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए। क्या होता है, एमकेएस में जो जूल होता है यानी कार्य का मात्रक, तो कार्य की विमा ले लेते हैं, क्या है, कैसे निकालेंगे, बल गुणा विस्थापन से अभी ऊपर निकाला था आपने। तो बल की विमा क्या थी, mlt-2 थी, और विस्थापन की विमा क्या थी, L थी। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया था, ml2t-2 हो गया था। बस आपको क्या लेना है, u1 का जो मान है वो m1 L1 T1, इसके ऊपर 2, इस पे -2 ले लोगे, ठीक है। ऐसे ही u2 का मान लोगे, इसमें m2 आ जाएगा, L2 आ जाएगा और T2 आ जाएगा, पावर वैसे ही 2 और -2 हो जाएगी। और यहां बताओगे m1 जो है काहे में है, ये द्रव्यमान एमकेएस में है, तो ये किलोग्राम हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा मीटर, और ये सेकंड। ऐसे ये ग्राम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेकंड में हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही सूत्र को इस्तेमाल करोगे, n2 बराबर कितना होगा, n1 u1 U2 करके, इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप लोग निकालेंगे। ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग घर पे इसको करके लाएंगे। चलिए करके दिखाएंगे, आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को करके मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे कि मैं आसानी से देख सकूं किन बच्चों ने कर लिया और किसने ये होमवर्क नहीं किया। क्योंकि होमवर्क मैं बहुत कम दूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। जो भी मैं करा रहा हूं यहां पर अभी सामने, आपके सामने जो भी चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, या जो भी जैसे भी मैं भेज रहा हूं व्हाट्सएप के थ्रू जो भी भेजूंगा, अधिकतर मैं वीडियो में ही कहूंगा, जो भी कुछ होगा आपको इसी से करना है, और मेरे साथ बने रहिए। अब लोगों का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होगा, भले हमें ऑनलाइन ही कंप्लीट क्यों ना कराना पड़े। चलो देखते हैं हम तीसरा अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग क्या है। दिए गए भौतिक संबंधों की विमीय रूप में शुद्धता की जांच करना, मतलब किसी भी समीकरण के वो शुद्ध है या नहीं है, विमीय दृष्टि से हम उसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये हम जरा देखना चालू करेंगे। यह विमीय समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि दोनों तरफ की विमाएं समान होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक पदों की विमाएं अवश्य समान होनी चाहिए, ये नियम है इसका बनाया हुआ। अब चलते हैं, जैसे यदि x बराबर a प्लस माइनस बी सी का स्क्वायर दे दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी ई एफ दे दिया, तो इसमें x की विमा, a की विमा और बी सी का स्क्वायर पूरे की विमा और अंडर रूट डी ई एफ पूरे की विमा जो है समान आनी चाहिए। तो यही यहां पे बताया जा रहा है। तो समानता के सिद्धांत से क्या हुआ, x का विमीय सूत्र, a के विमीय सूत्र और बी सी के स्क्वायर का विमीय सूत्र और डी ई एफ के अंडर रूट के सूत्र, विमीय सूत्र, दोनों यानी तीनों के तीनों ये बराबर होने चाहिए। तो यही बात बता रहे हैं, यदि दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं तो समीकरण विमीय सूत्र से शुद्ध हो गया, अन्यथा नहीं। एक विमीय रूप से शुद्ध समीकरण आंकिक रूप से शुद्ध हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम क्या कुछ दिया हुआ है इसके बारे में।
तो हम जरा समीकरणों को लेकर के चलते हैं, शुद्धता की तरफ चलते हैं जरा। एक है टी बराबर, जो सूत्र आपने पढ़ा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा है, ये किसी सरल लोला का आवर्तकाल का सूत्र पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो इसमें क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वास्तव में टी की विमा है, और टी की विमा आपको पता ही है टी ही होती है। अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड साइड की विमा। तो राइट हैंड साइड की विमा जो वास्तव में क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी की विमा है। तो 2 पाई की तो विमा ही नहीं होती है, अंडर रूट है। अब एल की विमा तो एल ही होती है, और ये त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये टी ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये टी आ गया। जब टी आ गया इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ की विमाएं समान हो गई। तो यहां पर वास्तव में लेफ्ट हैंड साइड की विमा, इस विमा को ध्यान रखना हमेशा बॉक्स में रखना है, यानी बड़े ब्रैकेट में। अगर ये हट जाता है ब्रैकेट तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों विमाएं समान होगी। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। दोनों बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो ये सिद्ध हो गया कि ये समीकरण शुद्ध है, अर्थात दी गई समीकरण विमीय दृष्टि से शुद्ध है। ये ध्यान रखना, विमीय दृष्टि इसमें जरूर जोड़ेंगे, विमीय दृष्टि से शुद्ध है। ये विमीय दृष्टि से, हम अपनी दृष्टि नहीं ले रहे हैं, ये विमीय दृष्टि से इसको चेक किया गया है, ये शुद्ध पाई गई है। तो इसी तरह से हम चलते रहते हैं। अब यहां पर जो है एक और आपको दिया हुआ है, पहले मैं एक और कराना चाह रहा था, उसको भी देख लीजिए जरा, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था, तो उसको जरा एक बार देख लेते हैं क्या मैं कराने के लिए जा रहा था। एक सूत्र है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्या होता है, जब कोई कण जो है एक वृत्तीय मार्ग पे चलता है, तो वृत्तीय मार्ग पर चलते समय ये कोई कण समझ लो वृत्तीय मार्ग पे चल रहा है, तो इसमें एक केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है F। अब ये F इसके गोले के द्रव्यमान m पे डिपेंड करता है, इसकी चाल v पे, और ये त्रिज्या r। इसमें जो संबंध दिया हुआ है वो F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखेंगे, यानी F की विमा होगी। F की विमा आप लोग जानते हैं क्या होती है F की विमा, ये होती है MLT माइनस 2, पढ़ी हुई है आपकी तो विमा। आप ऐसे ही आप लेते हैं राइट हैंड साइड की विमा। तो राइट हैंड साइड की विमा के लिए देखते हैं क्या सूत्र लगता है राइट हैंड साइड की। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। m तो द्रव्यमान हो गया जिसकी विमा m हो जाएगी, और ये v जो है चाल है वास्तव में, तो ये LT माइनस 1 हो जाएगी, और इसके ऊपर कितनी पावर हो गई, 2 हो गई, और बटे में r दूरी है तो इसकी पावर भी ये l हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, l के 2 हो जाएंगे, और t की पावर माइनस 2 हो जाएगी, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये l है, तो पावर से ये एक l कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, ये जो आ जाएगा ये MLT माइनस 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विमा है, ये जो विमा आपकी दिखाई दे रही है कौन सी, MLT, ये MLT माइनस 2, ये वाली विमा जो है आपकी क्या होगी, इस वाली विमा के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। इसका मतलब दोनों तरफ की विमाएं सही हैं, इसलिए विमीय दृष्टि से ये सूत्र सही है। विमीय दृष्टि से सूत्र या संबंध सही है, ये आपको निर्णय लिखना होता है लास्ट में इसके। अब थोड़ा सा एक और आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ करके समझाया जिससे आप लोगों को अगले वाले एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कुछ संबंध हमारे सही रहे हैं, हर एक के संबंध कभी कभी सही नहीं रहते हैं। तो चलते हैं इसका संबंध क्यों नहीं सही है चेक करते हैं। F बराबर दिया हुआ है
एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, भी पीछे मैंने सिद्ध करके दिखाया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, अब की तो आर स्क्वायर कर दिया, तो ये संबंध तो बिल्कुल सही लग रहा है कि गलती होगा। अब हम चेक भी करके देखेंगे विमीय दृष्टि से कैसे सही है और कैसे गलत है। तो उपरोक्त संबंध में भौतिक राशियों की विमाएं रखने पर हमने लेफ्ट हैंड साइड की विमा रख दी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की विमा, और ये राइट हैंड साइड की भी विमा ले रहे हैं हम। क्या करा इसमें, अब आप ध्यान देखिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो बल है तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में जरा ध्यान से देखो, एम है तो उसका एम रखा हुआ है, और वेग है तो एल टी माइनस वन, इसका वर्ग भी कर दिया, और ये बटे की लाइन है, ये बटे में मीटर का स्क्वायर है तो एल टू हो गया। लेकिन जब इसको हल करेंगे तो ये एम टी माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि एल टू और ये एल टू तो कट जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए, इधर मैं लिख करके दिखा रहा हूं, एम है दिया हुआ, ये L2 हो जाएगा और T माइनस टू हो जाएगा, लेकिन नीचे जरा ध्यान से देखिए, नीचे भी क्या हो जाएगी, ये L2 हो जाएगी, ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के क्या बचा, MT माइनस टू बच गया। अब ये MT माइनस टू और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, यहां पर काट देंगे आप लोग बाद में, ये बराबर लिखने के बाद काटेंगे। तो ये समीकरण क्या हुए, अब तो असत्य हो गई है, अर्थात उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर की विमाएं समान नहीं है, ध्यान रखना ये समान नहीं है, अतः विमीय रूप से शुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना, अतः भौतिक रूप से भी शुद्ध नहीं हो सकता, दोनों तरीके से ये शुद्ध नहीं हो सकता है। तो ये आपको सूत्र ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल भी आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल शुद्ध करके ही समीकरण को देंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ अशुद्धियां भी मिली हुई हो, कुछ और इसमें अंक लगा दिए गए हों। अब ये एक समीकरण और आपके सामने आ रही है, s बराबर यू टी माइनस एक बटा दो ए टी स्क्वायर। हालांकि पढ़ा हुआ जो सूत्र है वो आपका s बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस से भी घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसमें हम आगे की ओर चलेंगे। अब ये उपरोक्त संबंध है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालेंगे और जो बीच में दिए में इनके विमाएं निकाल देंगे हम। तो ध्यान से देखिए, s की विमा तो l दी हुई है, इधर u वेग है तो एल टी माइनस वन हो जाएगी, और t की विमा यहाँ t है। ऐसी एक बटा दो की तो विमा ही नहीं होती है, a त्वरण है तो इसकी विमा एल टी माइनस टू हो गई और ये t2 हो गई, तो इसलिए जो है ये आपका क्या हुआ जरा देख लेते हैं। अब इसमें t माइनस वन है और यहाँ t है तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ t माइनस टू है, यहाँ t स्क्वायर, ये भी दोनों कट जाएंगे, तो ये आपस में कट गए और इधर ये आपस में कट गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ये भी l बच गया, इधर भी l बच गया, इधर भी l बच गया। मतलब ये l जो है ये l और l, बीच में के चिन्ह को नहीं चेक करते हैं, ना ही प्लस करेंगे, ऐसा नहीं करना, l माइनस l करके जीरो कर दो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो क्या होगा, ये दोनों विमाएं केवल देखनी हमें, यहां की विमा l आई और यहां की विमा भी l आ गई और यहां की विमा भी l आ गई है। दैट मीन्स क्या हुआ कि विमीय दृष्टि से हमारा सूत्र सही है। तो यही चीज लिखा हुआ है, चूंकि उपरोक्त समीकरण में दोनों और प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है। चूंकि गति के समीकरण में हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर है, अतः यह समीकरण आंकिक रूप से भी शुद्ध है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार से इसमें शुद्धता की जांच करते हैं। जरूरी नहीं है इस तरह की दें, एक और भी दे सकते हैं शुद्धता की जांच करने के लिए, जैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कण का जो होता है सूत्र ये होता है एक बटा दो जी टी स्क्वायर। किसका होता है, स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ये s का सूत्र है, s बराबर एक बटा दो जी टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल देते हैं जरा, क्या होगा, ये s की विमा हो गई, तो s की विमा देख लेते हैं क्या है निकल के, s तो दूरी है तो इसकी विमा l हो गई। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की भी विमा निकाल देते हैं, ये हो जाएगा एक बटा दो जी टी स्क्वायर की विमा। चलो देखते हैं, एक बटा दो की तो विमा होगी नहीं, ये त्वरण है तो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा और ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो समझ में आ गया, स्क्वायर वर्ग हो गया, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचा, केवल एल ही बच गया। तो यहां पर भी एल है और यहां पर भी एल है, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों बराबर आ गए।
इसका मतलब क्या हुआ, विमीय दृष्टि से यह सूत्र सही है, विमीय दृष्टि से सूत्र सही है, ऐसा कुछ आप लोग लिखेंगे। चलिए ठीक है, ये सूत्र तो हो गया आपका, यानी ये वाला भी उपयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और आ गया, भौतिक संबंधों में स्थापना करना, यानी कि भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चौथा है ये, भौतिक राशियों में संबंध की स्थापना करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संबंध को स्थापित करने के लिए हमारे पूरे फिजिक्स में हमेशा लगा रहता है। अगर बाई चांस कोई संबंध स्थापित करना ना आए तो हम इसका सहारा लेकर के निकलते हैं। ये भी नहीं पूरे मार्क्स देगा तो आधे मार्क्स तो दिलवा करके ही रहेगा हर हालत में। तो कहीं पर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अधिकतर हम सूत्र ही सिद्ध करते हैं पूरी फिजिक्स के अंदर। चलिए देखते हैं क्या है। यदि किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों पर निर्भरता ज्ञात हो और यदि निर्भरता गुणनफल प्रकार की हो तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करके राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसमें एक शब्द है गुणनफल, यानी ये गुणनफल जरूर ध्यान रखना। अगर ये योगफल और अंतर आ जाता है तब नहीं होगा सिद्ध, ये केवल गुणनफल पर ही सिद्ध हो सकता है ये। तो चलो देखते हैं, गुणनफल या भागफल पे ले सकते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, इसमें एक उदाहरण दिया जा रहा है आपका, विमीय विश्लेषण का उपयोग करके राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो उदाहरण के रूप में ले रहे हैं हम सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, ध्यान रखना। सरल लोलक आवर्तकाल है, ये टी का जो सूत्र आप लोग पढ़ते आए हो अब तक वही सूत्र है ये, 2π√L/G, जहां L जो है उसकी प्रभावी लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है और T उसका आवर्तकाल। तो इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ये दिया हुआ है। इसी संबंध को हम आज बताएंगे आप लोगों को, संबंध हम कैसे लेते हैं और इसके बीच संबंध आएगा कैसे। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, T बराबर मान लिया, मतलब ये मान लेते हैं कि T जो है किस किस पे निर्भर कर रहा है, वो m की पावर x और l की पावर y और आपका गुरुत्वीय त्वरण था इसकी पावर z पे निर्भर कर रहा है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, यानी T बराबर कितना हो जाएगा, k आ जाएगा, m की पावर x हो जाएगा, l की पावर y हो जाएगा और g की पावर z हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इसी को हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे। चलिए अब क्या होता है, इसमें हम लेंगे, अब विमीय रूप से चूंकि ये सही है, संबंध स्थापित करना इसका अंदर सही है तभी तो दिया जा रहा है। यदि उपरोक्त संबंध विमीय रूप से शुद्ध है तो राशियों की विमाएं इस समीकरण में रख देंगे। अब इसमें विमाएं रख दी तो विमाएं रखने पे तो एक चीज तो विमीय संतुलन होता है, जो विमीय संतुलन पर ध्यान रखना क्या चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विमीय संतुलन पर, विमीय संतुलन पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड की विमा के बराबर हो जाएगी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की विमा रख दी, टी होती है, चूंकि ये समय दिया हुआ है तो समय की विमा टी हो गई, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और के तो कांस्टेंट है, नियतांक है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं है यहाँ पर, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब ये m द्रव्यमान हो गया, ये तो द्रव्यमान की विमा यहाँ पे m रखी गई, इसकी पावर x रखा हुआ है। ये लंबाई है, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई यहाँ l है, इसकी पावर y ले ली गई। और ये गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो LT-2 होती है, जो यहाँ लिखी हुई है LT-2, इसकी पावर z ले ली गई। तो इधर जो बाकी नहीं दिए उनकी पावर 0 करके लिख लेते हैं, m की पावर 0 हो गया, l की पावर 0 हो गया और t की पावर 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब इधर आ जाइए, m की पावर तो x हो गई, l की पावर कितनी होगी, y इधर से आ गई और z यहाँ से आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, y प्लस z हो जाएगी। और यहाँ पर 2 है विद -2 हो जाएगी। मतलब हम यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि रियल में हुआ क्या। ये m की पावर एक तो x हो गई और दूसरा l की पावर हो गया वो y प्लस z हो गया, और जो t बचा t में आ गया 2z, ये सब पावर्स आ गई। अब दोनों और तुलना कर देंगे तो m तो 0 है तो x का मान 0 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में दोनों और तुलना करने पर x का मान आ गया 0, ये वाला 0, ये 0 x का है और यहाँ पर x है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये y प्लस जेड है, y प्लस जेड का मान यहाँ से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस जेड, इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद केवल t बच गया, t के ऊपर माइनस की पावर दी हुई है, 2z है यहाँ पे, -2z है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ -2z बराबर कितना हो गया, 1 हो गया।
तो जेड का जो मान आ जाएगा वो -1/2 आ जाएगा। लेकिन यहां से y बराबर -z हो जाएगा कौन से समीकरण से, इस वाले समीकरण से। तो इसमें z का मान धर दीजिए, तो माइनस का 1/2 है, दोनों माइनस होंगे तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो x का मान 0 यहां दिखाई दे रहा है, y का मान 1/2 यहां दिखाई दे रहा है और z का मान -1/2 नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, ये सभी मान जो ऊपर समीकरण 1 थी, समीकरण 1 तो दिखाई नहीं दे रही है अब आपको, चलो दिखाता हूं समीकरण नंबर 1 क्या है। ये दिखाई दे रही है आपको समीकरण, t बराबर k m की पावर x और l की पावर y और g की पावर z, इसमें मान धर देंगे। तो देखो सूत्र क्या बनकर के आएगा, t बराबर हो जाएगा k, m की पावर कितनी हो गई 0 हो गई, l की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई और g की पावर -1/2 होगी। तो जब इसको लिखेंगे तो k है आपका, m तो हट जाएगा, अब l की पावर 1/2 हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा तो g की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी। तो दोनों पर 1/2 हो गया, तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो k और ये वर्गमूल कितना हो जाएगा l/g के। लेकिन प्रयोगों द्वारा जो है k का मान 2π पाया जाता है, यानी कि ये जो k का मान है प्रायोगिक जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो विमाहीन नियतांक k का मान जो है प्रयोगों से 2π प्राप्त होता है। तो k की जगह ये 2π रख दिया गया है। तो सूत्र आपका t बराबर क्या हो गया 2π√L/g आ गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये सूत्र आप लोगों को करने हैं, हर हालत में करने हैं और आपको यथासंभव करके दिखाना। अब जो है हम एक और इसी पे चर्चा करते हैं, स्टोक्स के नियम में ये कैसे काम करता है। चलो देखते हैं स्टोक्स के नियम में क्या करता है। तो स्टोक्स का नियम थोड़ा सा बताना चालू करूंगा क्या है। ये पानी से भरा हुआ कुछ समुद्र समझ लो, कुछ भी बहुत बड़ा वेसल है और यहाँ तक पानी ये भरा हुआ है आपका। इसमें ये कोई गोलाकार बॉल है, ये गोलाकार बॉल इस पानी के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। इस पे जो मूव कर रही है इसका वेग v हो गया है और इसकी जो श्यानता गुणांक है यानी जल का जो भी द्रव है वो ईटा है, r इस गोले की त्रिज्या है और v जो वेग है आपका बता ही दिया हमने। तो ईटा r और v दोनों है, इन दोनों पे निर्भर करता है। ये श्यानता गुणांक है, ध्यान रखना है आपको। तो इन सभी को लेना है, श्यानता गुणांक की विमा वगैरह मैंने पहले बता दी है, तो वो विमाएं आप लोग निकाल करके उसमें रखने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है निर्भर कर रहा है इस पे, f किस किस पे निर्भर कर रहा है, ये श्यानता गुणांक ईटा पे, r है और v पे निर्भर कर रहा है। तो हमने इनकी पावर x y z मान ली। तो n की पावर यानी f जो माना हमने वो समानुपाती किसके मान लिया, ईटा, ये ईटा है सब ध्यान रखना, इसकी पावर x हो गया, r की पावर y हो गया और v की पावर z हो गया। तो ये जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको k से दिखते हैं और ये ईटा की पावर x हो गया, r की पावर y हो गया और v की पावर z हो गया। तो ये k एक नियतांक है जो कि विमाहीन नियतांक लिखना है आपको, इसकी कोई विमा नहीं है। तो उपरोक्त सभी को ले लेते हैं, अब विमी दृष्टि से करना चालू करते हैं। इस प्रश्न को कैसे होता है हल अब देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो f बराबर जो निकल के आया वो क्या हो गया, k ईटा की पावर x, r की पावर y और v की पावर z, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या होता है विमी दृष्टि से, विमीय संतुलन से देखते हैं। विमीय संतुलन, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। विमीय संतुलन से क्या होगा, विमीय संतुलन से कि लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों बराबर होती हैं, यानी ये राइट हैंड साइड की विमा हो गई। तो ये दोनों विमाएं बराबर होंगी, जब बराबर होंगी तो दोनों तरफ की विमाएं रख दी जा रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बल है, बल की विमा आपको पता है mL/t-2 होती है, ये रख दिया गया। और दूसरा जो है यहाँ पर ईटा श्यानता गुणांक है, इसकी विमा भी हमें पता होती है mL-1t-1 होता है, इसके ऊपर पावर x हो जाएगी, ऐसी l की पावर y हो जाएगी, ये तो दूरी थी l है और ये वेग है L-t-1 हो गया, इसके ऊपर पावर z हो जाएगी। अब ये z पावर ये सब क्या होते हैं देखते हैं, इसको हम निकाल करके आगे कैसे निकलते हैं सब मान, चलिए देखते हैं। अब इधर m तो एक ही था तो इसकी पावर जो x थी वो x हो गई, l के ऊपर -x हो जाएगी यहाँ से
और एल के ऊपर वाई यहां से आएगी तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी, तो माइनस की एक्स और प्लस की वाई हो जाएगी, ये वाली पावर आपकी जो दिखाई दे रही है। दूसरा जो जेड है, एल की पावर जो जेड दिखाई दे रहा है वो जेड यहां से आ रहा है इस जगह से, ये पावर जेड इसकी जो दी हुई है। चलिए टी की पावर देख लें, टी की पावर -1 यहाँ तो एक्स भी आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और टी की पावर -1 यहाँ तो जेड माइनस का आ जाएगा तो ये माइनस का जेड यहाँ हो गया, तो मतलब टी की पावर -x माइनस जेड हो गया, एल की पावर -x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और m की पावर x हो गई। इधर m की पावर तो 1 है, ये जिस पे नहीं होता है उसका 1 होता है, जो भी ये दोनों पे पावर 1 है। अब ये पावरों के मान चालू कर दें, तो ये पावर x जो है वास्तव में m वाले पे देखेंगे 1 के बराबर होगी, जो कि यहाँ दिया हुआ है। समीकरण 1 होगी, दोनों और घातों की तुलना कर रहे हैं हम। L पे जो पावर है वहां 1 है तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पावर थी -x प्लस वाई प्लस जेड वो यहाँ लिखा हुआ -x प्लस वाई प्लस जेड, और जो लास्ट में t की पावर -x माइनस जेड दिया हुआ है इसकी जगह ये -2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये -x माइनस जेड इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब हम इसको करना चालू करते हैं, तो करते समय इनको हल करना पड़ेगा क्या कुछ है, तो जरा देख लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, तो ये x प्लस जेड हो जाएगा और ये -2 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस का माइनस चिन्ह कट जाएगा। इससे x प्लस जेड का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस वाले समीकरण में x प्लस जेड का मान है, ये मान रखने की थोड़ी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए x का मान तो 1 आया हुआ है यहाँ पर, तो ये मान यहाँ पे रख दीजिए, तो x का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस जेड बराबर 2, तो z बराबर जो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि ये 1 हो गया, तो z का मान भी 1 आ गया। अब क्या करना है, इस वाले मान में रख दीजिए दोबारा इनको, तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस y का मान हमें निकालना है, z का मान आपने 1 अभी निकाला है और ये 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा ये, तो y का मान भी 1 ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ गया और z का मान भी 1 आ गया, तीनों मान 1-1 प्राप्त हो गए। अब ये सारे मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यानी इस वाली समीकरण में मान यहां रख देंगे x y z 1। अब जब 1 रखते हैं तो एक पावर को तो लिखते नहीं है जल्दी हम लोग, तो उसको जब लिखेंगे तो ये हमारा जो सूत्र आ जाएगा वो f बराबर k आ जाएगा, और ईटा की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर भी 1 हो जाएगा और v की पावर भी 1 हो जाएगा। जब 1-1 पावर रहती है तो इनको हम लिखते नहीं है, तो ये सूत्र आ जाता है f बराबर k ईटा आर वी। अब यहां प्रयोगों द्वारा जो है k का मान 6 पाई पा जाता है, k बराबर 6 पाई। ये जो मान आ रहे हैं ये आपको सूत्र याद होंगे तभी पता चलेंगे, अदरवाइज आप k की जगह पे k ही रहने देंगे, k नहीं चेंज करेंगे बिल्कुल भी। तो आपका f का मान जो आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, ये सूत्र निकल करके आया, और यही जो नियम है वो स्टोक्स के द्वारा दिया गया नियम। ध्यान रखना, स्टोक्स का नियम अगर प्रूव करने के लिए आता है तो चित्र बहुत जरूरी है। चित्र मैंने जो ऊपर बना के दिखाया था उस चित्र को आप लोग जरूर बनाएंगे, जो पीछे आपने देखा था, वो चित्र यहां दिखाई देगा। चलिए ठीक है, जो भी है अब आप लोगों को क्या करना है, चित्र को भी सही सलामत बना करके दिखाना पड़ेगा उसके अंदर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। आगे हमारे विश्लेषण की कुछ सीमाएं होती हैं, ये नहीं कि बस कुछ भी करते जाओ हर चीज मान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, विमाओं की विश्लेषण यानी कि सीमाएं इसकी कहां समाप्त होती हैं और क्या कहती हैं। यद्यपि विमेय विश्लेषण बहुत उपयोगी है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहला है, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी हैं तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती है, क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। जैसे विमाहीन राशियां कई सारी थी, एक ही नहीं थी, बहुत सारी थी। ऐसी कार्य का मात्रक एक ही था, बला गुण का भी मात्रक वही था। ऐसे ही ऊर्जा है, कार्य है, ये सारे जो है मात्रक उनकी विमाएं एक ही होती है, तो वो विमीय दृष्टि से तो समान है लेकिन वैसे तो समान नहीं है, अद्वितीय नहीं हो सकती। इसलिए उदाहरण के लिए यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ml2t-2 है तो वह कार्य है या ऊर्जा है या बल गुण है, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको। तो इस तरह से ये इसकी सीमा में आता है, मतलब ये नहीं बता पाएगा ये, तो इसके सीमा से ये परे निकल गई बात। दूसरी बात, हम हर जगह देख रहे थे, कहीं 2 पाई लग देते, कहीं आंकिक मान k का जो है वो 6 पाई रख दिया मैंने, तो वो आंकिक नियतांक k का जो मान भी हम लोगों को नहीं पता चलता कि हम 1/2 रखें या 1 रखें या 2 पाई रखें या 6 पाई रखें, क्या रखें, कुछ सही से कंफर्म नहीं होता है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है, तथा इन्हें विमीय विश्लेषण विधि द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता। इस विधि में ये शामिल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात एक और है, विमीय विधि में केवल गुणनफल से ही प्राप्त होने वाले फलन व्युत्पन्न किया जा सकते हैं, मतलब
वही हो पाएंगे जो गुणा वाले में है, गुणा या भाग में है। प्लस वाले या माइनस वाले अगर आ गए तो वो नहीं हो पाते हैं। तो जैसे F बराबर mv² अपॉन r का भी सिद्ध करके मैंने दिखाया था, ये सूत्र सिद्ध हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और E बराबर hc बाई लैम्डा, ये भी सिद्ध हो सकता है। h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। लेकिन अगर हम ये चाहें, जो नीचे वाला सूत्र दिखाई दे रहा है आपको, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है आपको S बराबर ut प्लस 1/2 at², विमीय दृष्टि से अगर इसको सिद्ध करना चाहें तो कभी नहीं सिद्ध कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी सीमा से परे निकल गया। एक और ये सूत्र दिखाई दे रहा है आपको, y बराबर a sin ωt, ये भी आप किसी भी तरीके से विमीय दृष्टि वाला से नहीं सिद्ध कर पाओगे आप। तो ये इसकी सीमाओं के अंतर्गत, परंतु इन समीकरणों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। ध्यान रखना, इनकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं हम आसानी से, भले इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते विमीय दृष्टि से, लेकिन शुद्धता की जांच को कर सकते हैं। चलो देखते हैं चौथे में क्या इसका आ रहा है। चौथे में देखते हैं क्या इसका हो रहा है। तो चौथा है, यदि यांत्रिकी में कोई भौतिक राशि 3 से अधिक अगर आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, जिसपे वो निर्भर करती है, तो जब ये निर्भर करेगी 4 पर, तब तो विमीय दृष्टि से उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है इसमें, विमीय विश्लेषण की विधि से सूत्र को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है अगर ये 4 पर निर्भर कर गई। ठीक है, 3 से अधिक क्या हो गई, 4 राशियों पे, 4 हो जाए या 5 हो जाए, यानी इससे ऊपर वाली राशियां जो भी आ जाएं, तो उस पर ये निर्भर अगर करती है, तो फिर जो है दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच तो कर सकते हैं। ध्यान रखना, जांच कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण दिया है, t बराबर 2π√1 अपॉन mgl, इसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे हम। तो विमीय विश्लेषण की व्युत्पन्न करना इसमें नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विमीय रूप से शुद्धता की जांच तो कर सकते हैं। ध्यान रखना, जांच की जा सकती है, लेकिन इसके बीच में संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं। और है ये 5वां हमारा दिखाई दे रहा है। 5वें में इसको कैसे करते हैं, यदि कोई भौतिक राशि 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और उनमें से 2 की विमाएं समान हो, तो विमीय विश्लेषण विधि से इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वरित्र की आवृत्ति जो है f, वो इस पर निर्भर कर रही है, d/L² और इंटू v, विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, शुद्धता की जांच की जा सकती है। हमेशा ध्यान रखना है इसको, शुद्धता की जांच इसकी आसानी से करी जा सकती है। तो ये आज लेसन समाप्त हो रहा है आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो भी विमाओं में अगर कुछ कमी वगैरह दिखाई दे तो आप लोग मुझे बताएंगे, और इसके बाद जो है जो भी कमियां आती हैं, तो मेरी वीडियो को कैसा लगा आप लोगों ने, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। धन्यवाद। आपका मंगलमय दिन शुभकामनाओं के साथ मैं रामाशंकर प्रसाद।